अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है आर्किटेक्चर डिज़ाइन। लास्ट में हमने डिज़ाइन के डिफरेंट मॉडल्स देखे थे, जिसमें मैंने बात की आर्किटेक्चर डिज़ाइन होता है, कंपोनेंट डिज़ाइन होता है और इंटरफेस डिज़ाइन, क्लास, डाटा डिज़ाइन। तो ये डिज़ाइन के डिफरेंट मॉडल्स थे, आप वन बाय वन हम उनको देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डिज़ाइन का इंट्रोडक्शन था और डिज़ाइन हम कैसे एनालिसिस से डिज़ाइन की तरफ आते हैं। हमने देखा एनालिसिस में डिफरेंट एनालिसिस मॉडल्स होते हैं, जिसमें डाटा फ्लो डायग्राम, सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग, क्लास डायग्राम एंड सीक्वेंस एंड कोलैबोरेशन, इस टाइप की डिफरेंट डायग्राम बनाई थी। उन हमने वो सब एनालिसिस मॉडल थे। हमने देखा कि एनालिसिस मॉडल से हम डिज़ाइन मॉडल की तरफ आप डिजाइन मॉडल्स की तरफ कैसे मूव करते हैं। उन्हीं एनालिसिस मॉडल्स की बेस पे, एनालिसिस में जो हमने डायग्राम बनाई थी उनकी बेस पे हम डिजाइन में डिफरेंट टाइप की डायग्राम्स बनाते हैं। उन्हीं को नेक्स्ट उनसे इंफॉर्मेशन गेन करके डिजाइन मॉडल्स में हम आर्किटेक्चर, कोलैबोरेशन, आर्किटेक्चर, कंपोनेंट लेवल डिजाइन और इंटरफेस डिजाइन एंड डाटा और क्लास डिजाइन की हमने बात की। आप इनमें से वन बाय वन हम चारों को देखते हैं। आज का हमारा लेक्चर आर्किटेक्चर डिजाइन पे होगा। उसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था अच्छे डिजाइन की कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। मींस के एक डिजाइन जो होता है वो हाईली कोहेसिव होना चाहिए, कंपोनेंट्स को इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए, उनमें फंक्शनैलिटी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए आपने, और फंक्शन जो पूरा होल सिस्टम होता है उसमें डिफरेंट सब सिस्टम को आपस में कम्युनिकेट तो करना पड़ता है, लेकिन वो जो एक दूसरे के साथ कपलिंग है मिनिमम होनी चाहिए। कपलिंग को मिनिमाइज, एक अच्छा डिजाइन जो होता है उसमें कपलिंग को मिनिमाइज किया जाता है और कोहेसिवनेस को बढ़ाया जाता है। और इसके अलावा इंडिपेंडेंट कंपोनेंट को रखा जाता है। इनकैप्सुलेशन की बात की, कुछ डिजाइन कॉन्सेप्ट जिसमें डाटा एब्स्ट्रैक्शन की बात की, प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन, कंपोनेंट एंड इनकैप्सुलेशन एटसेट्रा। आज के लेक्चर में हमने देखना है आर्किटेक्चर डिजाइन का इंट्रोडक्शन, उसकी इम्पोर्टेंस, मल्टीपल मॉडल्स आर रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के लिए हमको ये मॉडल, ये जरूरी नहीं है कि एक डायग्राम होगी जो आर्किटेक्चर को वो कादेगी होगी रिप्रेजेंट। इसके लिए मल्टीपल मॉडल्स बनाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर मॉडल्स देखेंगे हम। इसके अलावा डिस्कस करेंगे डोमेन स्पेसिफिक रेफरेंस मॉडल मे बी यूज्ड टू एज ए बेसिस फॉर द प्रोडक्ट लाइन एंड टू कंपेयर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। टॉपिक्स कौन कौन से होंगे? सिस्टम स्ट्रक्चरिंग, कंट्रोल मॉडल्स, मॉड्यूलर डिकम्पोजिशन एंड डोमेन स्पेसिफिक आर्किटेक्चर। ये 4 टॉपिक्स है। ये मेनली सिस्टम स्ट्रक्चरिंग, कंट्रोल मॉडल्स एंड मॉड्यूलर डिकम्पोजिशन, ये 3 आर्किटेक्चर डिजाइन के 3 स्टेप्स होंगे, जिसमें सबसे पहले ये स्टेप वाइज किया जाता है। सिस्टम को स्ट्रक्चर किया जाता है डिफरेंट कंपोनेंट्स में, देन उनको कंट्रोल, उनके दरमियान कम्युनिकेशन को कंट्रोल किया जाता है, और मॉड्यूलर डिकम्पोजिशन में एक सब सिस्टम के अंदर उसको मॉड्यूल में डिवाइड किया जाता है। देन डोमेन स्पेसिफिक आर्किटेक्चर की बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आर्किटेक्चर होता क्या है, डिफाइन करते हैं। द डिजाइन प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग द सब सिस्टम, मेकिंग अप ए सिस्टम एंड द फ्रेमवर्क फॉर सब सिस्टम कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन इज आर्किटेक्चर डिजाइन। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा, आर्किटेक्चर जैसे नाम है आर्किटेक्चर, उससे नाम से लगता है कि आर्किटेक्चर जो होगा वो ब्लूप्रिंट है। मींस किसी भी डिजाइन, आर्किटेक्चर क्या होता है, जैसे बिल्डिंग का आर्किटेक्चर होता है, नक्शा एक बना के हम उसके मैप से देन बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। इसी तरह जो सॉफ्टवेयर में आर्किटेक्चर डिजाइन में एक जो होल सिस्टम होता है उसके सब सिस्टम बनाते हैं, और सब सिस्टम की आपस में कम्युनिकेशन को शो किया जाता है। हम एक ब्लॉक डायग्राम होती है, एक बड़ा ब्लॉक बनाएंगे, उसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स बना देंगे और उस ब्लॉक्स में आप की आपस में लाइनिंग के थ्रू कम्युनिकेट करवा देंगे। Output of this design process is the description of software architecture. Architectural design, an early stage of the system design process. Early stage पे बनाया जाता है design की, represents the link between the specification and design process, often carried out in parallel with some specification activities. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आपने जैसे वाटरफॉल मॉडल पढ़ा,
तो वाटरफॉल मॉडल कहता है कि सबसे पहले हम स्पेसिफिकेशन का जो काम है, रिक्वायरमेंट वाला काम करने के बाद देन डिजाइन स्टार्ट करते हैं, देन डिजाइन कंप्लीट करने के बाद इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं होता। ऑफन कैरी आउट पैरेलल विद सम डिजाइन। जो आर्किटेक्चर डिजाइन है वो स्पेसिफिकेशन के साथ पैरेलल ही बनाया जा रहा होता है। हमारे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती जाती है हमारे पास, तो हम आर्किटेक्चर पे सोचना शुरू कर देते हैं उसी में। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग मेजर सिस्टम कंपोनेंट्स एंड देयर कम्युनिकेशन। आर्किटेक्चर डिजाइन में होता क्या है, मेनली आपने सिस्टम के मेजर कौन कौन से कंपोनेंट है ये फाइंड आउट करना है, और उनकी कम्युनिकेशन कौन से जैसे एचआर हमारे सिस्टम एक होगा, फाइनेंस का एक सिस्टम होगा, एग्जाम का सिस्टम होगा, एडमिशन का सिस्टम होगा। यूनिवर्सिटी में अगर मेजर मेजर सिस्टम फाइंड आउट करें और उनके दरमियान कम्युनिकेशन कौन सा सिस्टम किससे लिंक है। एडवांटेज ऑफ एक्सप्लिसिट आर्किटेक्चर। अगर हम आर्किटेक्चर बनाते हैं, आर्किटेक्चर होता तो है, अगर एक्सप्लिसिटली आपने आर्किटेक्चर डिफाइन किया हुआ है तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। स्टेक होल्डर्स कम्युनिकेशन। आर्किटेक्चर में बी यूज्ड एज ए फोकस ऑफ डिस्कशन बाय द सिस्टम स्टेक होल्डर्स। जैसे हमने बात की कि आर्किटेक्चर डिजाइन जो होता है वो हमने स्पेसिफिकेशन स्टेज पे बनाना है। स्पेसिफिकेशन स्टेज पे आर्किटेक्चर डिजाइन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब हमारी रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं तो उन रिक्वायरमेंट्स को हम फॉर एग्जांपल निगोशिएट करने के लिए कस्टमर के साथ क्लाइंट से कम्युनिकेट करते हुए आर्किटेक्चर डिजाइन को यूज कर सकते हैं, जो डिस्कशन के लिए, निगोशिएशन के लिए या रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के थ्रू। तो वो जो 7 हमारी एक्टिविटीज थी उसमें हमने जब रिक्वायरमेंट एलिसिट कर ली उसके बाद कुछ ऐसी एक्टिविटीज होगी जहाँ पे हम इस आर्किटेक्चर को एज ए डिस्कशन पॉइंट चूज कर लेंगे, जिससे क्लाइंट को भी क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में वो उनका सिस्टम कैसे सब सिस्टम में डिवाइड हो रहा है और कैसे इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। और अगर उन्हें कोई कंफ्यूजन होगी या कोई रिक्वायरमेंट्स जो होंगी वो ठीक नहीं होगी तो वो उससे क्लियर भी कर देंगे। डिस्कशन के लिए यूज कर रहा है। सिस्टम एनालिस्ट एनालिसिस के लिए, स्टेक होल्डर्स के कम्युनिकेशन के लिए यूज हो जाता है, बेनिफिट ये होता है। और सिस्टम एनालिसिस के लिए मींस दैट एनालिसिस आफ्टर वेदर द सिस्टम कैन मीट इट्स नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इज पॉसिबल। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि रिक्वायरमेंट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट मीट होती हैं या नहीं। इसका देखा जा सकता है। जैसे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस, इस तरह की जो रिक्वायरमेंट होती है वो हम आगे जाके देखेंगे कौन सा स्टाइल हम सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अपना बैकअप रखते हैं, रिडंडेंट कंपोनेंट्स बनाते हैं बैकअप में, तो उसका मतलब है कि हम अवेलेबिलिटी को मेंटेन कर रहे हैं। अगर एक हमारा सिस्टम डाउन होता है तो हम दोबारा उसको यूज कर सकते हैं दूसरे कंपोनेंट से। लार्ज स्केल रीयूज, द आर्किटेक्चर में बी रीयूज अक्रॉस ए रेंज ऑफ सिस्टम। अगर हमने एक्सप्लिसिट आर्किटेक्चर बनाया है तो फॉर एग्जांपल क्लाइंट सर्वर एक एप्लीकेशन है, क्लाइंट साइड पे कुछ डाटा होता है, एप्लीकेशन है कुछ सर्वर साइड पे होती है, और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर फेमस का आर्किटेक्चर स्टाइल है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर स्टाइल। उस अगर हम उसको फॉलो कर रहे हैं तो हो सकता है यही आर्किटेक्चर बहुत सी दूसरी एप्लीकेशन जो हम बना रहे हैं, मिलियन ट्रिलियंस एप्लीकेशन होंगी जो कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फुलफिल कर रही होंगी, उसके अकॉर्डिंग बन रही होंगी। तो इसको रीयूज किया जा सकता है अगर आपने एक्सप्लिसिट बनाया हुआ है। तो आर्किटेक्चर डिजाइन एक्सप्लिसिट बनाने के क्या क्या फायदे होते हैं। स्टेक होल्डर्स की कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, सिस्टम की एनालिसिस पता चल जाता है सिस्टम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट मीट कर रहा है, और लार्ज स्केल रीयूज, इसको रीयूज किया जा सकता है। प्रोसेस क्या है, ये 3 आर्किटेक्चर डिजाइन प्रोसेस कैसे बनाते हैं, सिस्टम स्ट्रक्चरिंग करते हैं, कंट्रोल मॉडलिंग करते हैं, मॉड्यूलर डिकम्पोजिशन करते हैं। ये हमारे आज के लेक्चर के पहले 3 पॉइंट्स भी थे जो हमने कवर करने हैं, और इसके बाद हम डोमेन स्पेसिफिक आर्किटेक्चर देंगे। अब इस तीनों पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इनमें होता क्या है। सिस्टम structuring, the system is decomposed into several principal subsystem and communication between these subsystem are identified. सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या सिस्टम स्ट्रक्चर वाले स्टेप में हमने क्या किया, सिस्टम को डिकम्पोज कर दिया सब सिस्टम में, और उनके दरमियान कम्युनिकेशन को शो किया हुआ है, आइडेंटिफाई कर ले। देन सेकंड में कंट्रोल मॉडलिंग आता है, मॉडल ऑफ कंट्रोल रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम इज एस्टैब्लिश। रिलेशनशिप डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम के दरमियान कैसे रिलेशनशिप को कंट्रोल किया जाता है, कैसे मूव होता है, वो यहाँ पे मॉडल किया जाता है। एंड मॉड्यूलर डिकम्पोजिशन,
आइडेंटिफाई सबसिस्टम आर डिकम्पोज्ड इनटू द मॉड्यूल्स। यहाँ पे हम अगर बात करते हैं तो हिरारिकल हो रहा है डिकम्पोजिशन। जैसे सबसे पहले यहाँ पे एक सिस्टम स्ट्रक्चर, एक हमारे पास आता है, सबसे पहले एक सिस्टम है टोटल, एक फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी की सब सिस्टम हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं या लाइब्रेरी के सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो भी टोटल एक सिस्टम होगा उसको सिस्टम स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, उस सिस्टम को छोटे छोटे सब सिस्टम में डिवाइड कर देते हैं। सब सिस्टम फॉर एग्जांपल HR, फाइनेंस, एग्जाम, एडमिशन, ये हमने 4 सब सिस्टम बना दिया। अब 4 सब सिस्टम को हम आपस में लिंक कर देते हैं कि कौन सा सब सिस्टम, फॉर एग्जांपल HR जो है वो फाइनेंस से लिंक कर रहा है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज की सैलरी होती है वो फाइनेंस जनरेट करता है। फाइनेंस जो है वो एडमिशन से लिंक कर रहा है, क्योंकि जो एडमिशन से फी आती है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाती है। तो ये लिंक शो कर दिए जाते हैं ज्यादा। देन कंट्रोल इनका आपस में कैसे मूव किया जाता है। मॉड्यूलर डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जैसे HR है, हमने एक सब सिस्टम बनाया, HR के अंदर कौन से डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, इन मॉड्यूल्स को यहाँ पे देन उस सब सिस्टम को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया जाता है। सब सिस्टम एंड मॉड्यूल्स की बात अगर करें तो इनमें मेन डिफरेंस क्या है। सब सिस्टम इज अ सिस्टम इन इट्स ओन राइट whose operation is independent of the services provided by other subsystem। जैसे HR है वो completely अपना काम खुद कर रहा है। फॉर एग्जांपल कुछ उसकी इनपुट्स होंगी, कुछ आउटपुट्स होंगी। इनपुट्स फॉर एम्प्लॉयज अटेंडर्स, एम्प्लॉयज रिकॉर्ड, कुछ ये वाली सारी चीजें, और आउटपुट में फॉर एग्जांपल वो बेसिक सैलरी जनरेट करता है या कोई वो चीजें। इस सब सिस्टम क्या होता है, इज अ सिस्टम इन इट्स ओन राइट, वो कम्प्लीटली खुद एक सिस्टम के तौर पर काम करता है। whose operation is independent of the service provided by other subsystem। A module is a system component, सिस्टम का कंपोनेंट होता है that provides services to other components but would not normally be considered as a separate system। ये कंपोनेंट होता है जो कि दूसरे कंपोनेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लेकिन सेपरेट सिस्टम के तौर पर बिहेव नहीं कर सकता। आर्किटेक्चर मॉडल, different architecture models may be produced during the design process। जरूरी नहीं है कि हम एक आर्किटेक्चर डिजाइन बनेगा, डिफरेंट डिजाइन बनते हैं। ईच मॉडल प्रेजेंट्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन द आर्किटेक्चर। कौन कौन से आर्किटेक्चर मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो स्टैटिक स्ट्रक्चरल मॉडल होते हैं दैट शोज द मेजर सिस्टम कंपोनेंट्स। इसमें क्या करते हैं, वो मेजर सिस्टम कंपोनेंट्स को शो कर रहे होते हैं। डायनामिक प्रोसेस मॉडल दैट शोज द प्रोसेस स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम। इंटरफेस मॉडल दैट डिफाइंस सब सिस्टम इंटरफेस, सब सिस्टम आपस में कैसे इंटरफेस करेंगे, एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे। एंड रिलेशनशिप मॉडल सच एज द डाटा फ्लो मॉडल, जिसमें डाटा का फ्लो बनाया जाता है। तो आर्किटेक्चर मॉडल में आपने देखा एक स्टैटिक स्ट्रक्चर मॉडल है जो कि सिस्टम के कंपोनेंट्स को शो करता है। डायनामिक प्रोसेस मॉडल है जो कि प्रोसेस को स्ट्रक्चर कर रहा होता है। इंटरफेस मॉडल जो कि डिफरेंट कंपोनेंट्स के आपस में कम्युनिकेशन को कैसे किन इंटरफेसेस के थ्रू होती है। और रिलेशनशिप मॉडल जो जिसमें डाटा फ्लो को दिखाया जा रहा है एक मॉड्यूल से दूसरे, कंपोनेंट से दूसरे सब सिस्टम में। यहाँ पे बात ये हो रही है कि डिफरेंट मॉडल्स यूज किए जा सकते हैं। हर मॉडल का डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आर्किटेक्चर को शो करता है। जरूरी नहीं आर्किटेक्चर के लिए एक आर्किटेक्चर डायग्राम होगा। अगर आपके माइंड में ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि एक टोटल आर्किटेक्चर डायग्राम होगी, तो डिफरेंट मॉडल्स होते हैं जो कि अंडरस्टैंडिंग में इजाफा करते हैं। जैसे यहाँ पे बात हुई कि हम स्टैटिक स्ट्रक्चर मॉडल बना सकते हैं जो कि ये चीजें शो करेगा। डायनामिक प्रोसेस मॉडल होगा जो ये चीजों को शो करेगा। हर मॉडल का डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सिस्टम का व्यू दिखाता है। आर्किटेक्चर स्टाइल्स क्या होते हैं। द आर्किटेक्चर मॉडल ऑफ ए सिस्टम में conforms to a generic architecture model or style। An awareness of these styles can simplify the problem of defining system architecture। अगर आप different styles की awareness कर लेते हो, जैसे एक common सा style है client server architecture style, अगर आप different styles की information get कर लेते हो, आपको aware होते हो, तो आपको ये मॉडल करने में आसानी होती है बहुत ज्यादा। However, most large system are heterogeneous and do not follow a single architecture। ये इम्पोर्टेंट बात है कि ज्यादातर जो बहुत बड़े सिस्टम होते हैं तो वो एक सिंगल आर्किटेक्चर स्टाइल को फॉलो नहीं कर रहे होते, बल्कि मल्टीपल स्टाइल्स को मिला के यूज कर रहे होते हैं। जैसे सिर्फ क्लाइंट सर्वर नहीं होगा, डिफरेंट टाइप के आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ होता है। आर्किटेक्चर एट्रीब्यूट्स, परफॉर्मेंस, localized operation to minimize subsystem communication।
डेफिनेटली इस बात है कि आप हमने कोहेजन की बात की थी, हमने इंडिपेंडेंस की बात की थी, तो अच्छा डिजाइन जो होता है उसमें सिस्टम परफॉर्मेंस कैसे गेट की जाती है, लोकलाइज ऑपरेशन करके, जैसे कोहेजन आपने बनानी है, आपने इंडिपेंडेंस रखनी है, सब सिस्टम अपना काम खुद करें, उसमें फंक्शन जो हो वो इंडिपेंडेंट हो, दूसरे पे डिपेंड ना करते हो, मिनिमाइज कपलिंग हो, उसमें परफॉर्मेंस इम्प्रूव, सिक्योरिटी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो होता है वो सिक्योर होना चाहिए, उसको गेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज ए लेयर्ड आर्किटेक्चर विद क्रिटिकल एसेट्स इन द इंटरलेयर। अब हमने एक स्टाइल की बात की थी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, एक होता है लेयर्ड आर्किटेक्चर। लेयर्ड आर्किटेक्चर में हम क्या कर सकते हैं, लेयर आर्किटेक्चर जो होता है, जब सिक्योरिटी आपने अचीव करनी हो तो आप लेयर्ड आर्किटेक्चर यूज कर सकते हो। उस लेयर्ड आर्किटेक्चर में क्या होता है, जो कंपोनेंट हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि क्रिटिकल एसेट जिसमें होते हैं, उनको हम जो इनर लेयर्स होती हैं उसमें रख लेते हैं। और सेफ्टी, आइसोलेट द सेफ्टी क्रिटिकल कंपोनेंट्स को आइसोलेट कर दिया जाता है। अवेलेबिलिटी में कि अगर हमने अवेलेबिलिटी गेट करनी है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इंक्लूड रिडंडेंट कंपोनेंट इन द आर्किटेक्चर। यहाँ पे देखिए मैं पहले भी बात की है, अगर अवेलेबिलिटी गेट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप एक मल्टी रिडंडेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं, आप रिडंडेंट कंपोनेंट बना रहे हैं। और आर्किटेक्चर कैसे बनता है, आप एक उसका बैकअप रख लेते हो, अगर इन केस कोई फेलियर होता है। अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि हर टाइम अवेलेबल होना चाहिए, फेलियर नहीं होना चाहिए कि आपका सिस्टम डाउन है ये। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो दूसरा जो रिडंडेंट कंपोनेंट है वो वर्किंग में आ जाता है और उस मीनवाइल वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया जाता है। मेंटेनेबिलिटी, यूज फाइन ग्रेन सेल्फ कंटेन्ड कंपोनेंट्स। सिस्टम स्ट्रक्चर, अच्छा पहले बात की गई थी डिजाइन जब बनाते आर्किटेक्चर का डिजाइन का प्रोसेस है, उसमें सिस्टम स्ट्रक्चरिंग होती है, कंट्रोल मॉडलिंग होती है, और थर्ड में हमारे पास मॉड्यूल डिकम्पोजिशन होती है। तो सबसे पहले सिस्टम स्ट्रक्चरिंग। सिस्टम स्ट्रक्चर में क्या होता है, कंसर्न विद द डिकम्पोजिंग द सिस्टम इनटू इंटरैक्टिंग सब सिस्टम। ठीक है, सिस्टम इंटरैक्टिंग सब सिस्टम में डिकम्पोज कर दिया जाए। आर्किटेक्चर डिजाइन इज नॉर्मली एक्सप्रेस एज ए ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम में बनाया जाता है प्रेजेंटिंग an overview of the system structure. More specific models showing how subsystems share data are distributed and interface with other may also be developed. More specific models showing how subsystems share data and distributed and interface with each other may also be developed. यहाँ पे सिस्टम स्ट्रक्चर में बात की जा रही है कि सिस्टम को डिकम्पोज किया जाता है सब सिस्टम में, और आर्किटेक्चर को सेलेक्ट किया जाता है एज ए ब्लॉक डायग्राम। जैसे मैंने बताया कि ब्लॉक आपने बनाया, उसके अंदर छोटे छोटे सब सिस्टम के ब्लॉक्स बनाती है, सब सिस्टम के ब्लॉक्स को आपस में कम्युनिकेट करवाती है। जहाँ पे एक डायग्राम बनाई हुई है, कुछ ये ब्लॉक डायग्राम बनी हुई है एक आर्किटेक्चर की। आपने सिंपल स्टार्टिंग फेज पे सबसे पहले आर्किटेक्चर ऐसे बनाना होता है। पैकिंग रिपोर्ट कंट्रोल सिस्टम की एक ब्लॉक डायग्राम है, जिसमें विजन सिस्टम है, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, ये एक सिस्टम है जिसके अंदर आर्म कंट्रोलर और ग्रिपर कंट्रोलर है, एक पैकेजिंग सिलेक्शन सिस्टम एंड पैकिंग सिस्टम एंड कन्वेयर। तो ये एक ब्लॉक डायग्राम बनाई हुई है जिसमें सिस्टम को डिफरेंट ब्लॉक्स में शो करके और उनके दरमियान कम्युनिकेशन हो सकता है। रेपोजिटरी मॉडल, सब सिस्टम मस्ट एक्सचेंज डाटा। जो सब सिस्टम होते हैं वो आपस में डाटा एक्सचेंज करते हैं। दिस मे बी डन इन टू वेज, दो वेज में किया जा सकता है, शेयर डाटा हो या सब सिस्टम अपनी अपनी डाटाबेस मेंटेन करें। अब शेयर डाटा जो होता है इज हेल्ड इन अ सेंट्रल डाटाबेस और रेपोजिटरी एंड मे बी एक्सेस्ड बाय ऑल सब सिस्टम। इसमें क्या होता है, एक हम सेंट्रल में डाटा रख देते हैं, जितने भी सब सिस्टम होंगे आर्किटेक्चर के अंदर वो सेंट्रल जो डाटाबेस होगी वहां से डाटा हासिल कर लेंगे। इसके अलावा क्या वे हो सकता है डाटा एक्सचेंज का, कि सब सिस्टम मेंटेन इट्स ओन डाटाबेस एंड पास डाटा एक्सेस टू अदर सिस्टम, जब उनको जरूरत होती है तो वो उसको पास कर देते हैं। व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा आर टू बी शेयर्ड, द रेपोजिटरी मॉडल ऑफ शेयरिंग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। ये बात क्या लिखी हुई है इस पॉइंट में, हमें ये बताया गया है कि जब हमारा डाटा बहुत ज्यादा शेयर करना हो तो हम रेपोजिटरी मॉडल में शेयर्ड ऑप्शन को यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। जब डाटा बहुत ज्यादा शेयरिंग करनी हो, बजाय इसके कि हर कंपोनेंट अपनी अपनी डाटाबेस को अरेंज करे, मैनेज कर रहा हो और वो उससे डाटा सेंड कर रहा हो और खुद से मेंटेन कर रहा हो, इसके बजाय कि हम एक सेंट्रल डाटाबेस रख देते हैं जिससे वो सारी चीजें
गेट कर लेता है। रेपोजिटरी मॉडल की क्या बेनिफिट्स हैं और क्या डिसएडवांटेज है? बेनिफिट्स, efficient way to share large amount of data. Such systems need not to concern with how data is produced, centralized management, backup security. सब सिस्टम को जरूरत नहीं होती। शेयरिंग मॉडल इज पब्लिश एज अ रेपोजिटरी स्कीमा। डिसएडवांटेज क्या है? सब सिस्टम मस्ट एग्री ऑन ए रेपोजिटरी डाटा मॉडल, इनएविटेबली ए कंप्रोमाइज। अच्छा, वो जिस वे में कर रहे हैं, मतलब उन्होंने अपना जो स्कीमा बनाया हुआ है उसे उस पर एग्री करना है, मे बी वो उनके लिए कंप्रोमाइज हो। डाटा एवोल्यूशन इज डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव। जब डाटा अवॉल्व होता है तो उसको फॉर एग्जांपल शॉर्ट टाइम के लिए हमने चेंज करना है, तो उनके लिए अगर हम सेंट्रल डेटाबेस है तो हम थोड़ी देर के लिए उसे रोकेंगे तो बाकी सब सिस्टम को उस टाइम पे डाटा अवेलेबल नहीं होगा और उससे कुछ अपडेशन हो रही होगी। No scope for the specific management policies. Difficult to distribute efficiently.